इन्वेस्टिगेशन प्रोविजंस के जो प्रोविजंस है सीआरपीसी में वो आपके सेक्शन 154 से 177 तक गए हैं। क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है और मैं चाहता हूं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड फुल इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो, इसलिए इसको मैंने पार्ट में बांटा है। अभी है पार्ट वन डील्स अबाउट सेक्शन 154 to 160. Okay, so we will discuss in part 1 section 154 to 160. Now coming on to section 154. 154 talks about information in cognizable cases. Information in cognizable cases का मतलब ये है, information का मतलब ये है first information report, FIR. Okay, now we will discuss further information relating to any cognizable offense. कोई cognizable offense घटित हुआ है, उसके regarding information receive हुई है पुलिस ऑफिसर को. That information has been given orally or to an officer in charge of a police station or in writing. That particular information, if given orally, it is to be reduced in writing by him यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज जिसको दी गई इंफॉर्मेशन, या फिर वो पर्टिकुलर ऑफिसर इंचार्ज अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करिए, और वो इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने के बाद that particular information is to be read over to the informant, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा. It shall be signed by the informant. Substance of information shall be entered in a book by such officer in a prescribed format. वो जो substance of information उसको receive हुई है पुलिस ऑफिसर को, वो एक authorized book होती है, वहां पे उसमें उसकी एंट्री prescribed format में करी जाएगी. A copy of the FIR to be given free of cost to the informant. Informant को एक FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड ओवर कर दी जाएगी. Is given by a woman against whom any sexual offense has been committed or it has been attempted. Likewise, under section 354, 354A, 354B, C, D, 376A, B, C, D, etc. of IPC, then such information shall be recorded by the woman police officer. कोई भी महिला जिसके साथ इन सेक्शंस में 354 ABCD या 376 ABCD के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो वुमेन जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगी. Likewise, if a person is a victim of offense committed or attempted under section 354 ABCD, 376 ABCD of Indian Penal Code 1860, और वो जो विक्टिम है वो टेम्परली या परमानेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, या देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम, जो कि चाह रहा है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना, और एट एनी कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन्स चॉइस. ओके, मतलब अगर कोई विक्टिम जो कि विक्टिम है एक पर्टिकुलर ऑफेंस का जो कि सेक्शन 354 ए बी सी डी 376 ए बी सी डी ऑफ आईपीसी में लाई करता है वो ऑफेंस, और वो पर्टिकुलर विक्टिम मेंटली फिजिकली डिस्टॉर्टेड है या टेम्परली परमानेंटली डिसेबल्ड है, तब सच इंफॉर्मेशन, और वो अगर रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहा है तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो दर्ज कराएगा पुलिस ऑफिसर उसके घर जाके वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, या ऐसी कोई जगह जो उस पर्टिकुलर विक्टिम के चॉइस की होगी. ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और ऐसे सच इंफॉर्मेशन की जो भी वो दे रहे होगा, विक्टिम दे रहा होगा पुलिस ऑफिसर को, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी. Who is grieved with the refusal of the police officer to register the information may approach the superintendent of police by providing substance of information in writing or in post. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 154 में जब एफआईआर दर्ज कराने एक बंदा या एक महिला जाती है और अगर पर्टिकुलर कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया तो क्या रेमेडी रहती है विक्टिम के पास या कंप्लेनेंट के पास कि वो सेक्शन 154 क्लॉज 3 में, आप रेफर करिएगा सीआरपीसी में, सेक्शन 154 क्लॉज 3 में
वो पर्टिकुलर विक्टिम या पर्टिकुलर कंप्लेनेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास जाके रिटन में या पोस्ट के थ्रू सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करा सकता है ताकि वो एसपी डायरेक्ट करे फर्दर इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट करे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को। फर्दर विच डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करनी चाहिए। सच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आफ्टर रिसीविंग मे information may either investigate the case himself or direct the investigation to be made by any police officer subordinate to him, यानी कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि इंफॉर्मेशन जिसने रिसीव करी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन परस्यू कर सकता है या भी किसी भी अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड करिए या इनिशिएट करिए। ओके, रिपोर्ट विल बी मेड एंड सबमिटेड अकॉर्डिंगली, जो भी रिपोर्ट बनेगी वो बनाई जाएगी और उसे सबमिट कर दिया जाएगा एज पर द लॉ। सेक्शन 155 पे आते हैं। सेक्शन 155 क्या कहता है? सेक्शन 155 कहता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस जो होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं, इसमें आपका पुलिस के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो अरेस्ट कर ले विदाउट वारंट। उसे वारंट इशू कराना पड़ता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन से, और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल केसेस की ये पहचान है। ओके, तो सेक्शन 155 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती है। द पुलिस ऑफिसर आफ्टर कोटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन रिफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेंट को पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिफर कर देगा। ओके, कि आप वहां चले जाइए। In respect of a non-cognizable case, police cannot investigate the same without seeking permission from the judicial magistrate of competent jurisdiction to try that particular offence, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था। Police officer after directions from the magistrate will exercise the same powers of investigation as it could be in the case of cognizable offence। जैसे ही मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर देगा पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर एज पर द लॉ इनिशिएट कर देंगे इन्वेस्टिगेशन। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। वारंट लाना बहुत जरूरी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, जो कि आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 71 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे अरेस्ट विद वारंट का प्रोविजन दिया गया है। वारंट इशू किया जाता है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। प्लीज रेफर सेक्शन 71 ऑफ सीआरपीसी। ओके, where case relates to two or more offenses, one being a cognizable offense, then the entire case will be treated as cognizable offense। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब दो या दो से ज्यादा केसेस कमिट होते हैं और उसमें से कोई एक भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो एंटायर केस कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आ जाता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डील करने के जो प्रोसीजर है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे पिछले प्रोविजंस में, उस हिसाब से उसको डील किया जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 156 का हम लोग पहले भी बात करते आए हैं पीछे। इसका मतलब ये है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। ओके, in case of cognizable offenses, any officer in charge of a police station can investigate the case without seeking prior permission of the judicial magistrate। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, cognizable cases में पुलिस को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है मजिस्ट्रेट से, और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए वो ऑथराइज होते हैं। The actions and the proceedings in the particular case should not be called an action। जो भी एक्शन पुलिस ऑफिसर लेते हैं कॉग्निजेबल केसेस में, उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई भी उसको, वो लोग किसी को आंसरेबल नहीं है, क्योंकि वो एज पर द स्टैट्यूट ऑथराइज है कॉग्निजेबल केसेस को डील करने के लिए। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 156 क्लॉज 3 की अगर हम बात करें, जो कि बात करता है
जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कंप्लेंट मेड डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट। सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑथराइज करता है विक्टिम्स को, कंप्लेनेंट को, कि वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। कब? जब 154 सेक्शन एंड सेक्शन 154 क्लॉज 3 फेल हो जाता है। जब एफआईआर पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं करते हैं, एसपी को भी अगर आप संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं तो वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तब हमारा अगली रेमेडी बचती है सेक्शन 156 क्लॉज 3 की, कि मजिस्ट्रेट के पास जाके हम लोग कंप्लेंट फाइल करें और मजिस्ट्रेट से ये प्रे करें कि वो डायरेक्ट करे कंसर्न पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए। बिना एफआईआर लॉन्च किए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। ये मजिस्ट्रेट के पास भी ये भी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दे। नहीं, पहले उन्हें एफआईआर लॉन्च करने के ऑर्डर देने पड़ेंगे कॉग्निजेबल केसेस के केस में, और फिर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए। अकॉर्डिंगली द कंसर्न मजिस्ट्रेट विल एक्सरसाइज हिज पावर्स as per under section 190 clause 1 sub clause a will proceed accordingly। section 190 clause 1 sub clause a हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। section 190 clause 1 sub clause a बात वही करता है कि कॉग्निजेंस लिया गया मजिस्ट्रेट द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड डायरेक्टली टू देम। मजिस्ट्रेट 3 तरीके से कॉग्निजेंस ले सकता है, जो कि हम लोग सेक्शन 190 में पढ़ेंगे, कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड डायरेक्टली टू देम, ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट एंड स्यूमोटो कॉग्निजेंस, यानी कि स्वतः संज्ञान। तो वो सेक्शन 190 में आपके 3 तरीके के संज्ञान की बातें की गई हैं। तो अगर 156 क्लॉज 3 में आप कंप्लेंट फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो वो सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के तहत उसका संज्ञान लेंगे। एक्ट करेंगे वो सेक्शन 200 से शुरू होगा, वो हम लोग लेटर पढ़ेंगे। ओके। सेक्शन 157 बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? पहला है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। सबसे इनिशियल यही होता है कि इंफॉर्मेशन रिसीव हुई पुलिस ऑफिसर द्वारा। रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस दैट टू बी ट्राइड एज पर सेक्शन 156, यानी कि ये लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली तो सेक्शन 156 में जो पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर को, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। थर्डली, शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance and try the particular offense। जैसे ही संज्ञान में आता है पुलिस ऑफिसर के डेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन रिपोर्टेड या कमिट हुआ है या अटेम्प्टेड हुआ है, पुलिस ऑफिसर 156-41 की पावर्स अपनी एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले रिपोर्ट सबमिट करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, एक सॉर्ट ऑफ इंटीमेशन के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान में रखिएगा, वो रिपोर्ट आप ये नहीं है कि वो पूछ रहे हैं कि परमिशन ले रहे हैं, नहीं, वो बता रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर टू प्रोसीड इन पर्सन और बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर, इंस्पेक्ट द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट facts and circumstances of the cases if not of serious nature officer subordinate may deal with the same। ये प्रोसीजर है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की और पुलिस को लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो 156 की पावर्स अपने इस्तेमाल करेंगे, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, इंटीमेशन के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पे पहुंचेंगे, इन पर्सन पहुंच सकते हैं, सब 100% पहुंच सकता है, इंस्पेक्ट करेंगे पूरे स्पॉट को, इन्वेस्टिगेशन करेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की, विटनेसेस हैं उनसे बात करेंगे। केसेस अगर सीरियस नेचर का नहीं है तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी जाके डील कर सकता है। आफ्टर रिसीविंग एन इंफॉर्मेशन found no sufficient ground to enter upon investigation, no investigation will be made। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीआर जब दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होता है, तो उसका अपना एक अलग प्रोसीजर है 155 में जो चीज है, तो फिर वो अलग तरीके से चलेगा जैसे हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। पर यहाँ बात कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो रही है, तो वो चीज है।
In case of rape being an offense, victim statement shall be recorded either in her home or any place of her own choice. यानी कि रेप केसेस में विक्टिम का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो या तो उसके घर पे रिकॉर्ड किया जाएगा या कोई भी ऐसी प्लेस जो कि ऑफ द चॉइस ऑफ विक्टिम हो रेप केसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसिव केसेस में. Statement to be recorded by a woman police officer in presence of her parents, guardians, relatives and social workers. जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा वो विक्टिम का वो पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्जियंस, रिलेटिव्स और सोशल वर्कर्स. ठीक है. द पुलिस ऑफिसर while submitting report shall state the reason of his actions performed or not performed in due course. पुलिस ऑफिसर जब फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं मजिस्ट्रेट को तो उन्हें रीजनेबल रीजंस कोट करने पड़ते हैं कि उन्होंने वो एक्ट परफॉर्म किया या नहीं किया. उसके रीजनेबल रीजंस उन्हें कोट करने पड़ते हैं कि किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया. ओके, इट शुड बी सेटिस्फैक्टरी रीजंस. नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 158 बात करता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड. रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी. रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, जो बनती है पूरी, to be submitted by a superior officer of the police या फिर such superior officer may give instructions to the officer in charge of police station and the report be transmitted to the magistrate. या तो superior officer transmit कर दे रिपोर्ट या superior officer अपने किसी subordinate को डायरेक्ट कर दे कि आप रिपोर्ट पर्टिकुलरली सबमिट कर दीजिए मजिस्ट्रेट के यहाँ पे. ओके, सेक्शन 160 इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. जैसे हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा है, 157 में पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन पे जाते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये देखते हैं कोई विटनेसेस मिले कि नहीं मिले, जो भी चीजें हैं. और उस हिसाब से फिर जब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग तो सेक्शन 160 पे आते हैं. 160 भी आपका क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, कि वो विटनेसेस को बुला सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन में रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर केस. अब इसमें कैसे क्या है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस बिफोर हिमसेल्फ. बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्ड द अटेंडेंस ऑफ विटनेस बिफोर हिमसेल्फ. यानी कि पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं उस स्टेज पे, वो एक रिटन ऑर्डर के थ्रू पर्टिकुलर विटनेस को कंपेल कर सकता है. कंपेल यानी कि पॉजिटिव सेंस में कि आप आइए, कोऑपरेट करिए, आपने जो देखा है आप आके हमें बताइए, पुलिस की मदद करिए. ठीक है. Person well acquainted with the facts and circumstances of the case shall attend as so required. ऐसे ही कोई भी विटनेस नहीं होता है. वो विटनेस जिसके पास भली भांति परिचित होता है तथ्य और परिस्थितियों से जो केस हुआ है, उसी को अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है, उसी को रिटन ऑर्डर के थ्रू बुलाया जाता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, क्योंकि वो विटनेसेस उस केस के अहम विटनेसेस होते हैं. की विटनेसेस एज अ रोल प्ले कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वो होते हैं उस केस को सॉल्व करने के लिए. इसलिए प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स, कोई भी मेल पर्सन जो कि 15 साल के अंदर है, 15 साल से नीचे है, 15 साल के अंदर है, या अबव एज ऑफ 65 ईयर्स, और अ वुमेन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड shall not be required to attend at any place other than his own place. यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी मेल पुरुष जो कि 15 साल से कम की उम्र का है या 65 साल की ज्यादा का उम्र का है, या कोई भी वुमेन जो कि फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है, उसको अटेंड करने के लिए आप नहीं बुला सकते. आपको उनके प्लेस पे जाना पड़ेगा अगर आपको उनसे कुछ भी पूछना है या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है. Okay. Lastly, by rules of state government, police officer shall provide payment of reasonable expenses of every attending at any place other than their residence. इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं कि पुलिस ऑफिसर जब भी किसी विटनेस को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 161 में, तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर विटनेस को उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस को बियर करेगा.
पेमेंट देगा या नहीं की, क्योंकि वो अपने घर से हट के पुलिस स्टेशन आ रहे हैं और आप ही के काम के लिए आ रहे हैं, तो आपको उनका रीजनेबल एक्सपेंसेस जो होंगे वो बियर करने पड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली रूल्स बना रखे हैं। ओके।